हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कल जो न्यूमेरिकल आप लोगों को सेंड किए थे उनके अपन सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक, आई होप आप लोगों ने सबने अच्छे से ट्राई करा होगा। अब किसी भी न्यूमेरिकल में अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट आप लोगों को आता है तो उस डाउट को अपन लोग क्लियर करते हैं बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर क्या है? ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर if a vector equal to I cap plus j cap minus 2k cap and b vector equal to 2I cap minus j cap plus k cap। मतलब आपको क्या करना है, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है और आपको a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू गिवन है। आगे बात समझ में आपको? तो देखना अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो आपके पास हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। तो 2a वेक्टर की वैल्यू कितनी है? a वेक्टर की वैल्यू I cap plus j cap माइनस 2k कैप माइनस 3 और b वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो फिर कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? साथ में माइनस भी लेके चलो तो माइनस, ठीक है ना, 6i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस 3 के कैप हो गया। अब देखो ये कितना है आप लोगों के पास? 2i कैप और ये माइनस का 6i कैप, तो कितना बचेगा? माइनस का 4i कैप। ये 2j ये 3j दोनों प्लस में तो हो जाएगा 5j कैप। ये कितना है? माइनस का 4k कैप माइनस का 3k कैप, तो माइनस का 7k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन पे ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास? 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर हो गया। ठीक, अपन इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस का 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस 7k कैप। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जो परिमाण होगा वो कितना होगा? रूट में माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 25 प्लस 49। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 9 by 14 6 20। ठीक ना, 2 आके 0 2 तो 6 8 9। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों के पास आ जाएगी रूट में 90। ये क्या है आप लोगों के पास? मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, मतलब 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का परिमाण है लोगों के पास। देखो जल्दी से एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों के पास? गिवन दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब तीनों वेक्टर का जो सम है वो आप लोगों के पास एक तरीके से कितना होना चाहिए? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और वो क्या कह रहा है कि एनी टू वेक्टर्स आर सेम मैग्नीट्यूड, मतलब किसी भी दो सदिश का परिमाण समान है। मतलब अपन बोल देते हैं कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का 1 मान लेते हैं। ठीक, 1 या जो भी आपको लगे, a कंसीडर करना है तो a कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और जो आप लोगों के पास थर्ड वेक्टर है, ठीक ना, तीसरा सदिश है, उसका जो परिमाण है वो दोनों जो भी दोनों वेक्टर हैं उनमें से किसी एक के √2 टाइम्स है। ठीक है ना, √2 टाइम्स है। तो इट मीन जो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो एक तरीके से √2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, √2 इंटू अगर 1 करूंगा, ठीक है ना, या फिर मैं इंटू 1 तो जो भी है उसका √2 टाइम्स है, तो 1 इंटू √2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगली बात में देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b, b एंड c एंड c एंड a। और आप देखो आपके पास a b 1 है एंड c वेक्टर कितना है? √2। तो याद करो राइट एंगल की जो कंडीशन होती है क्या होती है आप लोगों के पास? समकोण त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है? 1 1 √2। तो फैक्ट है कि आप लोगों के पास अभी ट्रायंगल बनेगा। अब कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनना है आप लोगों के पास। अब जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल होता है, वो कुछ इसी तरीके से होता है आप लोगों के पास। देखना इस तरीके से होगा। अब आपको ध्यान से देखना। ठीक, अब फैक्ट है कि ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये आप लोगों के पास √2 होगा। ठीक, यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि ये तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो गया, ये आप लोगों के पास वेक्टर b का मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया और ये आप लोगों के पास c का परिमाण हो गया। ठीक,
तो फैक्ट है कि ये एंगल आप लोगों के पास कितना होगा 90 डिग्री। आगे बात समझ में। ठीक, उसके बाद अगर आप यहां पे मान लेते हैं कि एंगल आप लोगों के पास कितना है अल्फा, ठीक, तो ये हाइपोटेनियस हो गया ना और ये बेस हो गया, तो आप cos अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। cos अल्फा क्या होता है आप लोगों के पास, cos अल्फा क्या होगा बेस आधार बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब 1/√2 की जगह मैं cos 45 डिग्री भी तो लिख सकता हूं। cos से cos को रिप्लेस करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास कितना हुआ 45 डिग्री। तो आपको पता होता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तीनों कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 90 + 45। तो फैक्ट है ये भी आप लोगों के पास कितना होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। ठीक, एंगल हो गए। अब वो देखो क्या कह रहा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जहां से गए लौट के वापस यहां पर आएंगे, तो ये तभी तो पॉसिबल होगा। देखना कि a वेक्टर इधर की तरफ, फिर ऊपर गए तो b वेक्टर इधर की तरफ। अब जो c वेक्टर आता है वो अपोजिट आता है हमेशा, ठीक है ना, जो रिजल्टेंट देता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि सी वेक्टर इस तरीके से होना चाहिए कि आप लोगों के पास सब कुछ जीरो है। तो फैक्ट है कि जीरो तो तभी होगा जब आप लौट कर वापस आ जाओ। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और वापस सी वेक्टर आ गए, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया क्योंकि जहां से गए वहीं पर ही लौट कर आ गए, तो सब कुछ जीरो हो गया कि नहीं हो गया। आई बात समझ में आपको। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर सदिश ए और सदिश बी, ठीक है ना, इसका तो टेल है और इसका हेड है, ठीक है ना, एक का सर एक का पूंछ है। तो फैक्टर में इसको उठा के आगे रख दूं इस तरीके से ए वेक्टर को। तो ये एंगल आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप लोगों के पास क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद बी एंड सी, तो ये रहा बी ये रहा सी, ठीक, ये रहा सदिश बी ये रहा सदिश सी। अब एक का हेड है और एक का टेल, एक का सर एक का पूंछ। आई बात समझ आपको। तो अपन को क्या करना होता है, या तो हेड से हेड मैच करना है या फिर टेल से टेल मैच करना है। तो इसको उठा के आगे रख दो, ये उठा के मैंने इस तरीके से आगे रख दिया बी वेक्टर को। तो अब ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और 180 में से 180 में से 45 डिग्री जाएगा, तो आप लोगों के पास कितना बचेगा 135 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये एंगल आप लोगों के पास आ जाएगा 135 डिग्री। आगे बात समझ में। तो फैक्टर यहाँ पे भी तो सही है, हेड और टेल मैच कर रहा है, तो सी को उठा के किधर रख दो आगे रख दो। तो अब ये टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री और उसमें से 45 चला जाएगा, तो ये एंगल आपके पास कितना बचेगा 135 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। ठीक, देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 80 न्यूटन। ठीक है ना, दो बलों के परिमाणों का जो योग है, ठीक है ना, दो बलों के परिमाणों का जो योग आ रहा है, ठीक है ना, वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास 18 न्यूटन। मतलब आप लोगों के पास F1 प्लस F2 मैग्नीट्यूड परिमाण का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 80 न्यूटन आ रहा है। ठीक, एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज 12 न्यूटन। और उनके जो परिणामी आएगा वो परिणामी कितना रहा है आप लोगों के पास 12 न्यूटन। मतलब F नेट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ रही है 12 न्यूटन आ रही है। एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्मॉल फोर्स। अब आप देखो आपके पास दो फोर्सेस है F1 F2। अब आप किसी भी एक फोर्स को बड़ा ले लो, किसी भी फोर्स को छोटा ले लो। जैसे अपन लोगों ने मान लेते कि यहाँ पर F2 बड़ा है किससे F1 से, तो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है किसके स्मॉल फोर्स के। तो देखना आप लोग, ठीक, अब F2 बड़ा है F1 से, तो इस तरीके से कर ले अपन। यहाँ पे तो ले लेते हैं अपन F1 वेक्टर और इधर की तरफ कहीं पर अपन लोग ले लेते हैं क्या F2 वेक्टर। ठीक, अब ये एंगल आप लोगों के पास कितना हो जाएगा थीटा, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किधर की तरफ आ रहा है एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है F नेट। अब आपको पता है कि जो नेट होता है, जो परिणामी होता है, वो ये जो एंगल बनाता है ये अल्फा होता है कि नहीं होता है। और ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है कितना 90 डिग्री। तो आप लोगों को क्या करना है, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस। मतलब आपको F1 का परिमाण ज्ञात करना है और F2 का परिमाण ज्ञात करना है। आई बात समझ में। अब मैं थोड़ा ये न्यूमेरिकल हटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब आप देखो बहुत ध्यान से। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो मेरे पास tan अल्फा इक्वल टू, अब आप देखो अल्फा किसके साथ बन रहा है F1 के साथ, तो ऊपर कौन आएगा F2। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको
F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा लिखूंगा इस तरीके से। अब अल्फा की वैल्यू कितनी रखी 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 10 90 डिग्री, और 10 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। अपन इसको उल्टा करके लिख देते, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा F2 sin थीटा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0, इसको इधर 0 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू आ गया 0, तो यहां से F2 cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का F1। आगे बस में अब आपको पता होता है कि F नेट की अगर मैं बात करता हूं तो F नेट का फॉर्मूला मेरे पास कितना होता है रूट में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब देखो F2 cos थीटा कितना है माइनस F1, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 माइनस का F1 हो जाएगा, माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस का 2F1 स्क्वायर। तो आप लोगों के पास जो F नेट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है देखना वो आप लोग F नेट की जो वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे आने वाली है वो कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, हो जाएगी रूट में F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक, अब देखो F2 और F1 की टर्म में, अब देखो यहां से अगर मैं F1 की वैल्यू रखता हूं, F1 की वैल्यू अगर मैं यहां से रखता हूं तो F2 उधर चला जाएगा, और अगर आप चाहें तो F2 की वैल्यू रख दो, तो F2 की अगर मैं वैल्यू रखूंगा, ठीक है ना, F2 की वैल्यू रखो कितना हो जाएगा F2, तो आप लोगों के पास F2 इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस F1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आप लोगों के पास F नेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो 12 इक्वल टू ये आ जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा 18 माइनस F1 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास 18 स्क्वायर, ठीक, प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2 a भी होता है तो 2 18 कितना जाएगा 36 F1 हो जाएगा, ठीक है, और कितना जाएगा माइनस का F1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास। मैंने यहां से क्या करा, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 18 का स्क्वायर करके देख लो इधर आप लोग 18 का स्क्वायर 64 6 कितना हो जाएगा 14 18, ठीक है, तो हो जाएगा 4 2 3 2 4 हो जाएगा आप लोगों के पास, तो ये हो जाएगा 3 2 4, ठीक है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा 36 F1 हो जाएगा आप लोगों के पास। अब माइनस का 36 F1 तो इधर लेके आ जाओ और 144 उधर लेके चल जाओ, तो कितना जाएगा 36 F1 इक्वल टू कितना जाएगा 324 माइनस 144 हो जाएगा आप लोगों के पास। आई बात समझ में, तो देखो आप लोग तो आप लोगों के पास 36 F1, अब इसमें से 324 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे आप लोगों के पास 100 जाएंगे तो 224 और फिर कितना बचेगा 20, ठीक है ना, तो 220 बचा, 220 में से फिर 40 जाएंगे तो आप लोगों के पास कितना बचेगा 180 बचेगा आप लोगों के पास, तो ये 180 बचा आप लोगों के पास यहाँ पे। ठीक, तो आप लोगों के पास अब ये किससे कितनी बार चला जाएगा 36 से अगर मैं बात करूं तो 18 से अगर मैं बात करूंगा तो ये 10 टाइम चला जाएगा, तो ये 2 टाइम और ये से 5 टाइम, देन F1 इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास 5 न्यूटन आ जाएगा। आगे बस में अब देखो F2 आप लोगों के पास कितना था 18 माइनस F1, ये हो जाएगा 18 माइनस 5, तो आप लोगों के पास आ जाएगा ये 13 न्यूटन। F2 की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 13 न्यूटन। आई नहीं आई बात समझ में, देखो जल्दी से इसको एक बार,
क्वेश्चन नंबर 4 देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है कि ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है, 2AL वैक्टर प्रूफ करना है आप लोगों को। तो आपको ध्यान से देखना, आप लोगों को इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ठीक। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं यहाँ पे, तो ए बी वैक्टर, तो अब ए बी वैक्टर मतलब मुझे ए से किधर की तरफ जाना है, बी की तरफ जाना है। तो आप लोगों के पास एक तो हो गया ए बी वैक्टर, ही हो गया आपके पास, ठीक। और सेकंड है ए सी वैक्टर, ये हो गया ए और ये हो गया सी वैक्टर आपके पास। आ गई बात समझ में आपको? तो आपको ध्यान से देखना, ए बी वैक्टर, मैं ए बी वैक्टर को ऐसे लिख दूं, ए बी वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए एल वैक्टर प्लस एल बी वैक्टर। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, ट्राइंगल हो, देखो एक सेम सेंस में हो गए, एक ही दिशा में हो गए, इस तरीके से एक फ्लो में हो गए, तो जो रिजल्टेंट आएगा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पे ट्रायंगल को यूज करता हूं, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, ए एल वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास, एल बी वेक्टर हो जाएगा, एल बी वेक्टर हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक। इसी तरीके से ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर को अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखना, ए एल वेक्टर, ए एल वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर, इस तरीके से आई बात समझो। तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, ए एल वेक्टर प्लस, और ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, एल सी वेक्टर, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आप लोगों के पास हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वल टू कितना जाएगा, 2AL वेक्टर प्लस ये हो जाएगा एल बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर। अब देखो एल बी वेक्टर जा रहा है नीचे और एल सी वेक्टर जा रहा है ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इनका रिजल्टेंट आप लोगों के पास कितना होगा, 0। तो आप लोगों के पास ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, 2AL वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। आई नहीं बस समझ में, देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। आप लोगों के पास एक रेगुलर हेक्सागोनल आप लोगों के पास है, ठीक, जिसका सेंटर O है, और आप लोगों को यहां पे प्रूफ करना है कि आप लोगों के पास एक तरीके से षट्भुज दे रखा है, ठीक है ना, और आप लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, 6AO वेक्टर के इक्वल होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। और उस जो भी आपके पास हेक्सागोनल, जो भी आप लोगों के पास रेगुलर हेक्सागोनल होगा, उसका सेंटर क्या होगा आप लोगों के पास, जो समषट्भुज होगा उसका जो केंद्र होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा, O। तो कुछ इस तरीके से होगा व्यवस्था, देखना आप लोग। तो फैक्टर सबकी जो साइड है सब इक्वल होंगी, ए सबका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, सबका क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है, ए बी वेक्टर, तो आपके पास ए बी सी डी ई और ये हो गया आपके पास एफ, ठीक है। और ये हो गया इसका सेंटर O, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना, सबसे पहले किसकी बात करा, ए बी वेक्टर, ए बी मतलब आपको ए से किधर की तरफ जाना है, बी की तरफ जाना है। तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये कि आप ए बी वेक्टर सीधे चले जाओ, ठीक। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो ए बी वेक्टर इक्वल टू, अब आप सीधे चले जाओ या फिर आप क्या करो, यहां से पहले यहां जाओ, ठीक, उसके बाद आप यहां से यहां जाओ। तो देखो अब आप इधर से इधर गए तो ट्रायंगल लो बना कि नहीं बना, तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गए, एक ही दिशा में हो गए, और जो थर्ड साइड होगी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। आई बात समझ में। इसी तरीके से क्या है, ए सी वेक्टर, तो आप लोगों के पास ए सी वेक्टर इक्वल टू, अब आपको जाना है ए से सी, तो ये हो गया आपके पास ए सी वेक्टर, हो गया। तो आप यहां से भी जा सकते हो और साथ में ये वाला पाथ भी फॉलो करके जा सकते हो। तो ये कितना जाएगा आपके पास, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। इसी तरीके से अब आप लोगों के पास क्या है, ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर, तो ये हो जाएगा प्लस ओ डी वेक्टर। इसी तरीके से ए ई वेक्टर, तो ए ई डायरेक्ट भी जा सकता हूं, इस तरीके से डायरेक्ट भी जा सकता हूं और ऐसे घूम के भी जा सकता हूं, ए ओ
AO वेक्टर प्लस OE वेक्टर, और इसी तरीके से AF वेक्टर। अब ये AF वेक्टर हो गया, तो मैं यहां से और यूं जा सकता हूं, इधर जाओ और फिर इधर आ जाओ, तब आपके पास ये कितना हो जाएगा, AF वेक्टर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर। सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये सब ऐड हो जाएगा आप लोगों के पास। तो अब आप लोगों के पास जो आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो हो गया 5 AO वेक्टर प्लस, अब आप देखना यहां पर हो जाएगा आपके पास OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर आपके पास हो जाएगा। आई बात समझा आप लोगों को। अब आपको ध्यान से देखना, रेगुलर है, सम है, मतलब जितनी भी, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इसका सेंटर है O, अफेक्ट है यहां से यहां, जो वेक्टर होगा यहां से यहां वेक्टर, यहां से यहां वेक्टर, यहां से यहां ये वेक्टर, अब ये इधर इस तरीके से मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। OB वेक्टर, OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE, मतलब O से E की तरफ, O से B की तरफ, O से C की तरफ अगर मैं बात करूं तो O से E की तरफ बात करता हूं। अब आप देखो जितना ये इधर की तरफ वेक्टर है उतना ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ये एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, तो मिनिमम होगा। तो ये साइड A, अगर ये साइड भी जो A है और ये साइड अगर A है तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास 0, एज इट इज ये इसके इंपैक्ट को, ये इसके इंपैक्ट को, तो सारे वेक्टर इस O पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल है तो सब एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं, तो फैक्टर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। तो अब OA वेक्टर को उधर ले जाओ, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर इक्वल टू माइनस का OA वेक्टर। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये OA वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, साथ में माइनस भी आ रहा है, अरे बस में, तो माइनस का मतलब क्या, अपोजिट कर दो, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OF वेक्टर इक्वल टू में AO वेक्टर लिख सकता हूं। माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस क्या करता है, माइनस माइनस है तो मैग्नीट्यूड तो वही का वही रहेगा, परिमाण तो वही का वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या कर देता है, अपोजिट। तो AO वेक्टर साथ में माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये एक तरीके से कौन सा वेक्टर हो गया, AO वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों के पास। तो इन सब की जगह आप क्या लिख सकते हो, AO वेक्टर लिख सकते हो, तो आपके पास हो जाएगा 5 AO वेक्टर प्लस AO वेक्टर। तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा एक तरीके से 6 AO। आई नहीं आई बात समझ आप लोगों को, तो आंसर आएगा देखो 6, और यही अपन को प्रूफ करना था 6 AO वेक्टर। आई नहीं आई बात समझ, देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक तरीके से क्या दिया, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, मतलब आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों जो भुजाएं, ठीक है ना, वो समान है आप लोगों के पास। अगर ये A है, ये भी A है, तो ये भी कितनी होगी आप लोगों के पास A, ठीक। तो आप लोगों को प्रूव करना है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, देखना AB वेक्टर, तो पहले आप AB वेक्टर करो इस तरीके से, ठीक। फिर वो क्या कह रहा है BC वेक्टर, B से C जाओ तो ये हो गया BC वेक्टर, फिर क्या कह रहा है CA वेक्टर, तो आप C से A। अब आप देखो इस वाली कंडीशन पे आप इधर गए और इधर आ गए, तो फैक्ट आप लोगों के पास रिजल्टेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि जहां से गए घूम फिर के अगर आप वापस वहीं पर ही आ गए तो आप लोगों का रिजल्टेंट कितना होगा, 0। इसी में अब आप आगे बढ़ो, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, OA वेक्टर, तो O से आपको किधर की तरफ जाना है, A की तरफ जाना है, ठीक। OB वेक्टर और एक आप लोगों के पास है OC वेक्टर ऊपर की तरफ। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को, तब आपको ध्यान से देखना, अगर फैक्ट है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर ये साइड A है, ये भी साइड A होगी और ये भी साइड भुजा क्या होगी आप लोगों के पास A,
ए। अब आप देखना ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना होगा, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब आपको ध्यान से सुना, दोनों वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, कोण कितना है, 120 डिग्री। दोनों का परिमाण कितना है आप लोगों के पास ए, ठीक है ना। तो लास्ट कंडीशन कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के समान परिमाण के, ठीक है ना, दो वेक्टर अगर 120 डिग्री के कोण पर होते हैं, ठीक है ना, 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी होता है, वो हमेशा बिल्कुल इनके बाइसेक्टर से बिल्कुल बीच में से पास होता है कि नहीं होता है। और उसकी वैल्यू भी आप लोगों के पास कितनी होगी, ए। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब ये वाला वेक्टर तो जा रहा है ऊपर, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना परिमाण ए, और ये वाला वेक्टर जा रहा है नीचे, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, कितना परिमाण है ए। तो दोनों एक दूसरे, इसका भी ए, इसका भी ए, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आप लोगों के पास कितना जाएगा, 0। तो आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आई बात में। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में आप लोगों को देखना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू एन ए ओ वेक्टर, ठीक। इस तरीके से ट्रायंगल हो गया आप लोगों के पास ए बी सी। अब देखो ए बी वेक्टर, ये रहा आपके पास ए बी वेक्टर। अब उसने क्या बोला है कि ए बी वेक्टर जब आप यूज करो तो ए ओ तो आना ही चाहिए। तो फैक्ट अब आप कैसे ला सकते हो, यहां से यहां जाओ पहले, फिर उसके बाद यहां से यहां जाओ। आई बस में। तो आप लोगों के पास ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से फिर आप लोगों के पास ए सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर इक्वल टू, आप कैसे जाओगे वहां पे, तो वही एज इट इज यहां से और फिर यहां से ऐसे ऊपर निकल जाओगे। तो आप लोगों के पास हो जाएगा, तो आप लोगों के पास यहां पे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू ये 2ao वेक्टर तो हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अब आप देखो OB वेक्टर इधर जा रहा है और OC वेक्टर इधर, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण a, इसका भी परिमाण a। अब इसका इनके बीच में एंगल कितना है आप लोगों के पास, 120 डिग्री, और इसका भी परिमाण कितना है, a। आई बस में। अब इन दोनों का जो भी परिणामी आएगा, ठीक है ना, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो एज इट इज इसके सेंटर से पास होगा कि नहीं होगा, और ये भी इसी डायरेक्शन में इसी तरीके से होगा। मतलब किधर से किधर किधर जा रहा है, ए से ओ की तरफ जाता हुआ वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अब ये वेक्टर भी इधर और ये वेक्टर भी इधर, तो सिंपल दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल ऐड हो जाएंगे। तो इस पूरे की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख लेता हूं, ए ओ वेक्टर लिख देता हूं। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ए ओ वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी आप लोगों के पास। आई नहीं आई बस में, देखो इसको जल्दी से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम। मतलब किसी भी बॉडी पर, ठीक है ना, 3 बल लग रहे हैं। तो विच सेट, मतलब आपको यहाँ पे सेट दे दिए और आपको बताना है कि वो कौन से सेट हैं, वो कौन से युग्म हैं, बलों का वो कौन सा युग्म है जो निकाय को साम्यावस्था में नहीं ला सकता है। अरे बस साम्यावस्था का मतलब आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था का मतलब होता है आप लोगों के पास F नेट इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि इन सेट में कौन कौन से वो सेट हैं जो साम्यावस्था, उस कण को साम्यावस्था में नहीं ला सकते, ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं ला सकते। अब आप देखो 3 3, अब मैं यहां पर बात करूं तो देखना 3 3, अब इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा, 6 न्यूटन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम वाला केस कब होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। मुझे तो 0 कंडीशन चाहिए ना, तो 3 3 मैक्सिमम कितना न्यूटन हो गया, 6 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगेगा, 7 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लाना है। अब देखो इधर 6 इधर 7, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ, परिणाम इधर की तरफ 1 न्यूटन लगा के लगा, मतलब वो इधर की तरफ जाने लगेगा। मतलब ये एक ऐसा सेट है जो इस कंडीशन को नहीं कर सकता है। आगे बस में अब आप इन दोनों की जगह ये दोनों ले लो जाए। अब देखो इनका मैक्सिमम कितना होगा, अधिकतम कितना मान होगा, अधिकतम 10 होगा, मैक्सिमम 10 होगा। अब 10 - 3 करूंगा तब भी 7 बच गया। और इनका मिनिमम कितना होगा, मिनिमम का मतलब समझ ना, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 न्यूटन, ये हो गया 3 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ कितना आया, 4 न्यूटन। मुझे तो रोकना है, 0 लाना है, तो मैंने जो
3 न्यूटन बच रहा है उसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तब भी रिजल्टेंट 1 न्यूटन इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये किसी भी हालत में जीरो नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा 5, अधिकतम कितना होगा 5, ठीक, उससे ज्यादा संभव पॉसिबल ही नहीं। तो क्या वो 5 न्यूटन 6 न्यूटन को बैलेंस कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, 1 न्यूटन बचेगा उधर की तरफ ही 6 न्यूटन वाले डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशन पे ये वाला भी नहीं कर पाएगा। ठीक, अब इधर देखो यहां पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 3, ठीक है, और मिनिमम कितना हो सकता है 1, मिनिमम का मतलब 2 - 1। तो अब अगर सपोज 2 इधर लग रहा है और इस 1 को मैंने इधर लगा दिया, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट 1 न्यूटन इधर आएगा कि नहीं आएगा? अब 1 न्यूटन है और 1 न्यूटन मेरे पास अभी बच रहा है, तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन लगा दूंगा, रिजल्टेंट कितना हो गया 0, वहीं का वहीं बच जाएगा। या फिर आप क्या करो, इन दोनों का मैक्सिमम कितना आएगा 1 + 1 2, ठीक है ना, तो 1 + 1 तो 2 हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा दो, रिजल्टेंट 0 हो गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आ जाएगा, मतलब इसके लिए एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। लेकिन देखो अब आगे देखो इनका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा 14 न्यूटन, 14 - 1 तभी 30 न्यूटन नहीं हो सकता। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम तो 8 - 6, 8 - 6 या तो मिनिमम 180 डिग्री वाले केस में आता है, तो 8 - 6 तो कितना है 2 न्यूटन, तो मिनिमम 2 न्यूटन और इधर 1 तब भी 1 बचेगा, मतलब ये वाला सेट भी एफ नेट को कभी भी 0 नहीं करेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये 3 सेट है जहां पर आप लोगों को इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं मिलेगी, केवल एक कंडीशन पर आप लोगों को क्या मिलेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी। आई बात सुनने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप लोगों के पास एक f वेक्टर और एक f2 वेक्टर है, ठीक है ना, आप लोगों के पास एक f1 सदिश है कि f2 सदिश है, और इस तरीके से बोल दे कि उनके बीच में कोई भी एक एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक, और आप लोगों को f1 का जो परिमाण है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 1 मिली न्यूटन, और f2 का मैग्नीट्यूड परिमाण कितना दे रखा है 100 डाइन आप लोगों को दे रखा है, ठीक। एक चीज अपन यहाँ पे अभी क्लियर कर देते हैं कि जो 1 मिली होता है, 1 मिली का मतलब आप लोगों के पास होता है 10⁻³ और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है आपके पास 10⁵ डाइन, मतलब 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है और 1 मिली बराबर 10⁻³ होता है आप लोगों के पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पे f1 और f2 के बीच में एंगल 60 डिग्री है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर f1 और f2 का हेड और टेल मैच कर रहा है, और जब भी अपन क्या करते हैं एंगल निकालते हैं, कोण निकालते हैं दो सदिशों के बीच में, या तो हेड से हेड मैच होना चाहिए या टेल से टेल, इसलिए मैं इसको यहां से उठा के यहां पर इस तरीके से रख देता हूं, किसको f2 वेक्टर को, ठीक। तो अब ये टोटल हो गया 180, और तो ये आप लोगों के पास कितना बचेगा, ये आपके पास 120 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपको ध्यान से देखना, अब आप लोगों के पास मैं अगर बात करूं तो f1 जो आपके पास वेक्टर है उसका है 1 मिली, का मतलब कितना हो गया 10⁻³ और न्यूटन की जगह, अब न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो 1 न्यूटन लिख सकता हूं, मिल सकता हूं 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क पड़ता नहीं, और 1 न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 10⁵ डाइन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो आपके पास यहाँ पे -3 + 5 तो कितना बचेगा +2, +2 का मतलब आप लोगों के पास कितना हो गया 100 डाइन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब f1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 100 डाइन, और f2 की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 100 डाइन, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास कितना है 100 डाइन है, और इसका मैग्नीट्यूड भी आप लोगों के पास कितना है 100 डाइन है। अब आप देख लो दो बल, दो फोर्स या फिर दो वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड परिमाण समान है, अब अपन डिस्कस कर चुके कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड अगर उनका परिमाण समान है तो जो रिजल्टेंट आप लोगों के पास आएगा एफ नेट आप लोगों के पास कितना जाएगा 2f cos θ/2, और थीटा यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो गया 120 डिग्री, यही तो सदिशों के बीच एंगल बिटवीन वेक्टर है, तो अब आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से देखना 2f की जगह कितना हो जाएगा 100, ठीक, और यहाँ पे cos कितना हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है, एक तरीके से 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो f नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डाइन हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपके पास। अब आपको ध्यान से सुनना बेटा, ये अपन पहले बात कर चुके थे कि अगर सेम मैग्नीट्यूड समान परिमाण के दो फोर्स अगर 120 डिग्री के एंगल पर होते हैं, ठीक है ना, 120 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट जो परिणाम आता है उसकी वैल्यू भी उनके ही बराबर होती है। आई बात समझ में आप लोगों को, उनका उसका जो परिमाण होगा वो बिल्कुल इनके बराबर होगा। अब अपन ये तो डाइन में है,
न्यूटन में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना आप 100 और 1 डाइन लिख देता हूं यहाँ पे। अब आप देखो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये कितना जाएगा 1/10 की पावर 5 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 की पावर 5 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -5 न्यूटन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डाइन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो F net इक्वल टू हो जाएगा 100 को लिख दो 10 की घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात -5 डाइन हो जाएगा। तो आपके पास F net इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻³ डाइन हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? देखो जल्दी से इसको एक बार।